मैं अपनी बातचीत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूं और आप अपने सवाल पूछेंगे, उससे पहले मैं यहाँ इस मंच से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे देश के वीर जवान और आप सब जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ 11 और लोग और एक जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर हैं वो अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे हैं। ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जो हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ है, ये पूरे देश के लिए बहुत दुखद है। हम सब सारे जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके बिहाफ पर उनको नमन करते हैं, उनके परिवार को के प्रति जो है अपना सहानुभूति प्रकट करते हैं। हालांकि सहानुभूति बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो बहुत बड़ी घटना है और मुझे उम्मीद है कि जो इस घटना की गंभीरता है उस गंभीरता को शासन प्रशासन समझेगी, क्योंकि देश के जो तमाम वीआईपी हैं वो इस तरह के ही साधनों का प्रयोग करते हैं और किसी टॉप मोस्ट पोस्ट का कोई व्यक्ति, उनका इस तरीके से दर्दनाक मौत, ये बहुत चिंताजनक है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको शासन प्रशासन गंभीरता से लेकर के इसको रिजॉल्व करेगी और जो एक सवाल और एक जो चिंता लोगों के मन में है, जो एक दुख है, उसको अनुत्तरित नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ आप सब लोग जानते हैं कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नमन करना चाहता हूँ पुणे की इस मिट्टी को, क्योंकि वैसे तो पुणे एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो किसी राज्य की राजनीतिक राजधानी नहीं है, लेकिन कल्चरल कैपिटल है। और इसका जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि हर दौर में, चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू करें और आज़ादी के आंदोलन तक आएँ, या आज अगर आप आईटी सेक्टर की और इंडस्ट्रीज की, ऑटोमोबाइल की बात करें, तो पुणे के बिना इस देश का इतिहास अधूरा है, ये पूरा नहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यहीं से काम करना शुरू किया। आज़ादी के आंदोलन के जो तमाम योद्धा थे वो सब लोग भी इसको अपना सेंटर बनाए। आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की बात करेंगे तो बहुत मशहूर जो पूना पैक्ट है जो यरोदा जेल में हुआ था वो भी यहाँ है। और महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का कल्चरल कैपिटल होना, पुणे यूनिवर्सिटी जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में मशहूर है। और हमारी पढ़ाई लिखाई जहाँ से हुई है दिल्ली से, वहाँ के कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे यहाँ के पढ़े हुए लोग बतौर टीचर काम करते हैं। और मैं बिहार से आता हूँ, तो बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी पुणे आकर के इंजीनियर होती है। और इधर मैं विमान नगर की तरफ जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे बिहार के जो माइग्रेट लोग हैं वो अब मुंबईकर जैसे होते हैं, उसी तरह से वो पुणे वाले होने लगे हैं। तो मैं इस महान मिट्टी को नमन करता हूँ और बिना किसी देरी और औपचारिकता के दो बात बोल करके मैं चाहूँगा कि प्रश्न उत्तर ही ज़्यादा हो, ज़्यादा बेहतर है। आजकल ना लोग सवाल पूछने देते हैं ना लोग सवाल पूछते हैं, तो दोनों ही बात है। ना प्रश्न पूछा जा रहा है ना लोग प्रश्न पूछने दे रहे हैं। प्रश्न भी कई बार लिख करके दे देते हैं कि यही प्रश्न पूछेंगे तो इंटरव्यू देंगे, वरना नहीं देंगे। तो आप सब लोकतंत्र के चौथे खंभे के प्रहरी हैं। मैं चाहूँगा कि आप ही ज़्यादा सवाल पूछें, जितना मन हो उतना पूछें और मैं फ्रीली जो है बिना किसी दबाव का आंसर कर सकूँ। दो बात मुझे बस कहनी है। एक तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पुणे की जो कांग्रेस पार्टी की कमेटी है कि ये कई साल से प्रयास कर रहे थे। तब मैं कांग्रेस में भी नहीं था, तब से ही कि एक जो सप्ताह सोनिया जी के बर्थडे के मौके पे मनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सेवा, कर्तव्य और त्याग, ये जो सप्ताह है इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए कार्यक्रम होता है, आर्मी के लिए कार्यक्रम होता है, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं।
और इसकी शुरुआत होती है 2 तारीख को और 9 तारीख को इसका समापन होता है। तो मैं उस कार्यक्रम के लिए आया था, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटा है उसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला लिया कि पूरे देश में हम लोग जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं करेंगे। किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को सेलिब्रेट करने के से मना किया गया है। तो वो कार्यक्रम वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का कार्यक्रम नहीं था, वो संविधान बचाओ रैली के रूप में कांग्रेस भवन में वो कार्यक्रम आयोजित है। इसके बाद जा कर के वहाँ पे जो लोग आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम पुणे के जो वासी हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो इस वजह से मेरा पुणे आना हुआ है। आपके अध्यक्ष जी ने हमको पूछा कि कितना फ्रीक्वेंटली पुणे आते हैं। बहुत कम आते हैं। पहली बार जब आए थे तो अनुभव बड़ा मज़ेदार था। गंधर्व हॉल में आए थे और ऐसा लगा था कि बाप रे बाप क्या हो गया है, मतलब चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी थी। लेकिन इस बार आए हैं तो अच्छा लग रहा है, तो अब बार बार आएंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। और मुझे अक्सर जिस भी शहर में जाता हूँ उसकी जो सिविल सोसाइटी होती है उससे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर कुर्सी पे बैठ गए हैं तो ज़्यादा ज्ञान है और आप सब लोग सामने हैं तो कम ज्ञानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी की बात है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि मैं इधर हूँ और आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उधर हैं, लेकिन ये ना बीच में बस टेबल है, मतलब और कोई मन में दीवार नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बातचीत हो और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ जो आप नहीं जानते हैं। जैसे हम बिल्कुल इस शहर के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ हम बात करें तो पहले लोग रिटायर हो जाते थे, फिर पुणे शहर में आकर के घर बना लेते थे। क्लाइमेट बड़ा अच्छा था और साइकिल पे चलते थे। साइकिल सिटी इसको कहा जाता था। अभी मैं देख रहा हूँ कि पुणे का ट्रैफिक जो है बेंगलोर की ट्रैफिक की तरह हो गया है, क्योंकि सड़कें उस तरह से नहीं बनाई गई हैं। अब सवाल ये है कि लोग बढ़ गए, सड़क चौड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि सड़क चौड़ी करने की जिम्मेवारी जिनको दिया गया है वो प्रचार करने में, विज्ञापन करने में ज़्यादा व्यस्त है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मैंने बहुत सारा पोस्टर देखा है, पूरा प्रचार चल रहा है, बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक इश्यूज है कि कोई शहर किसी को क्यों आकर्षित करता है, उसकी जलवायु, उसका इन्वायरमेंट और उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे हैं और जो क्लाइमेट है उसको अलग से बिगाड़ रहे हैं। आप सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि मौसम बदलता जा रहा है यहाँ का। ये सवाल क्यों नहीं है राजनीति का? ये मुद्दा क्यों नहीं है? ये इशूज क्यों नहीं है? इकोलॉजी क्यों नहीं मुद्दा है? मैं दिल्ली में आना जाना होता है, दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है। सांस लेने की हालत नहीं है। आप में से कोई भी अगर चला जाएगा इमीडिएटली उसको खांसी हो जाएगी, वो खांसता रहेगा वो जब तक दिल्ली में है। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? और ये सरकार की जिम्मेवारी क्यों नहीं? और ये राजनीति का मुद्दा क्यों नहीं? इस पे हम लोग वोट क्यों नहीं करते? रोज सुबह लोग निकलते हैं ट्रैफिक में, एक दूसरे पे झल्लाते हैं, गालियां निकालते हैं, फिर घर जाकर के बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसको लेकर के कोई कॉन्क्रीट काम क्यों नहीं हो रहा है। क्यों हमारा काउंसिलर जो है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं नॉन पार्टीजन तरीके से ये बात कह रहा हूँ कि क्यों वो जो है हमारे यहाँ जो सीवेज है, जो नाला है, उस पर ढक्कन नहीं पड़ा हुआ है, मच्छर निकल रहा है। और डेंगू का मच्छर जो है भाई साहब जात पूछ करके नहीं काटता है। ऐसा नहीं कि मेरे कान में आएगा, हेलो कन्हैया कहाँ से हो, बिहार से, चलो तुमको छोड़ देते हैं। ये कौन है साहब? ये तांबे साहब हैं, इनके कान में जाते हैं, काटते हैं, इनको डेंगू करा देते हैं। क्यों नहीं है ये इशू? इतनी बड़ी महामारी जो है दुनिया में चल रही है। कोरोना जात पूछ करके हुआ क्या? धर्म पूछ करके हुआ क्या? वही जो है 18वीं शताब्दी के मुद्दों में जो है हम लोगों को बार बार धकेला जा रहा है। और जो हमारे निजी जीवन में हमारे साथ होता है, बच्चा का LKG में एडमिशन लेना है तो डोनेशन की व्यवस्था कर लीजिए। इतना डोनेशन तो इंजीनियरिंग के एडमिशन कराने में नहीं लगता है। और हर बार जब हम लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सिरिंज से खून चूस लिया, खून निकाल रहा। ये इशूज क्यों नहीं? तो इन चीज़ों को आप और हम सब लोग महसूस करते हैं। सवाल ये है कि इसको लेकर के अगर हम सिर्फ क्रिटिसिज्म करेंगे तो क्या निकलेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा एज ए सिटीजन।
और एज ए सिटीजन जब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी पे अपने आप दबाव बनेगा। चलिए मैं एक फर्ज करता हूँ, एक उदाहरण के लिए हमारे भाजपा के कुछ मित्र जो कहते हैं मैं उसको सच मान लेता हूँ। भाजपा के हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि भाजपा जब पावर में आई है तो अचानक से सबको हिंदू होना याद आया है और हर कोई चुनाव के वक्त जो है वो मंदिर जाना शुरू करता है। मान लेते हैं। तो अगर भाजपा ये तय करे कि चुनाव के बाद महंगाई एक मुद्दा बनेगा तो हर पार्टी जो है महंगाई पे भी बात कर सकती है। तो महंगाई पे बात ना करके धर्म की बात करना, मतलब इसमें भी कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? और ये कौन करा सकता है? इसके लिए बीजेपी कहती है कि इस देश के 80 करोड़ हिंदू जाग गए हैं, इसीलिए ऐसा माहौल बना है। बहुत बढ़िया बात है। अब जब एक बार जाग गए हैं तो सोना नहीं है। जाग गए हैं धर्म के लिए तो अब धंधे के लिए भी थोड़ा जाग जाते हैं कि भाई जीएसटी से इस देश के जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को तबाह किया गया है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। 45 साल में देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। महंगाई ऐतिहासिक तौर पे इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं था, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। रोज जो ट्रैफिक की हर कचकच है, जो झाएं है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। सड़कें क्यों नहीं चौड़ी हुई है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। गटर के ऊपर ढक्कन क्यों नहीं पड़ा है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, नए पेड़ क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। हम कहते हैं कि जनमानस में अगर उनके जीवन से जुड़ा हुआ असली मुद्दा अगर उनके मानस में उकेरा जा सकता है, अगर वो उसको लेकर के संगठित हो सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो एक प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते हैं और राजनीतिक पार्टियों का के ऊपर इसका दबाव हो सकता है। अगर आपके दबाव से लोग मंदिर जा सकते हैं ना, तो आपके दबाव से फिर हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, आपके दबाव से स्कूल भी बना सकते हैं और आपके दबाव से फिर एम्प्लॉयमेंट का भी काम किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से यही एक आखिरी बात बोल करके आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र की महान जनता है, मैं उनको कोई संदेश नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस भूमि के उस मिट्टी के लोगों को क्या संदेश दूंगा जिससे जो है पूरा देश संदेशा लेता है। ये मिट्टी है महान क्रांतिकारी राजगुरु की और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। तो मैं बस अपील कर रहा हूँ कि हमारे निजी जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं वो राजनीति का सवाल बने, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बने और बतौर प्रेशर ग्रुप, चाहे हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, एज ए सिविल सोसाइटी हम इस पॉलिटिक्स को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रेशराइज कर सकें कि इधर उधर की बात छोड़िए, लोगों के जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर बात करना शुरू किए। इन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर के हम आगे जो हमारा कार्यक्रम है उसमें भी बात करेंगे। हमको पता है कि हमने जो ओपनिंग बात की है, जो ओपन किया है, इससे इतर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप सवाल पूछें, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की क्यों ज्वाइन की? सबके मन में। अच्छा, उन्होंने जब आए थे तो जेएनयू में आंदोलन चल रहा था, उन्होंने आके सबको अपोज कर दिया था, लेकिन आज आने के बाद तुम बोले कि अच्छा लग रहा है, कोई पुलिस नहीं है, कैसा लग रहा है? अच्छा, 2 सवाल है, बढ़िया है, बहुत धन्यवाद आपने सवाल पूछा, आपकी हिम्मत को बहुत बहुत सलाम। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। पुलिस है, पुलिस रहती है, लेकिन वो भी हमारी एक्स है, कोई इनपुट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ होने का अंदेशा नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जब माहौल में गर्मी नहीं हो और शांत वातावरण हो और लोग संवाद करने के मूड में हो, लड़ने के मूड में नहीं हो, तो हम संवाद पसंद लोग हैं, अच्छा लगता है। पहला सवाल जो आपका था कि आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन, क्योंकि मुझे ये लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, कि जो बनाता है ना किसी चीज को, वही समझता है कि उसको बनाने में मेहनत कितनी लगती है और उसको एक एक चीज की समझ होती है। एग्जाम्पल के लिए
कि आपके घर का जो प्लम्बर होगा ना, जिसने प्लम्बिंग की सेटिंग की है, उसको सब कुछ पता है कि कहाँ पे एल है, कहाँ पे मोर है, कहाँ पे जाम हो सकता है। तो उस प्लम्बर को आप जब बुलाते हैं तो वो आराम से जो है घर के प्लम्बिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम उसको ठीक कर देता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो है ही, भारतीयता का जो चरित्र होता है ना, भारतीय होने का जो गुण होता है, अवगुण भी कह लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो, उसको रिप्रेजेंट करता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। और कांग्रेस का रोल ये है कि वो आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली। हमने कई सारे लोगों का जिक्र किया, यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है तिलक साहब की, और गोखले साहब की ये धरती है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे। कांग्रेस पार्टी लड़ी, आज़ादी दिलाई और लंबे समय तक जो है इस देश को चलाया। संविधान सभा बनी, सब लोग मिलकर के संविधान लिखे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसमें महती भूमिका निभाई। और ये जो हमारा गुण है, जो अलग अलग धाराएं हैं, जैसे मैं बात करूं पुणे की, तो महिलाओं का पहला स्कूल यहाँ पे खोला गया, तो महिलाएं भी पढ़ेंगी और इक्वल वोटिंग राइट होगा। ये सब उस जमाने के लिए बड़े रेवोल्यूशनरी डिसीजन थे। मतलब दुनिया के बहुत सारे इलाकों में ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी। मेरे ख्याल से अभी भी यूएस की कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो देश की राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री भी महिलाएं बनी हैं। तो आप देखेंगे कि भारत की अपनी एक खासियत है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप इसको एक रूढ़िवादी देश भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप कहेंगे कि ये बड़ा सहिष्णु राष्ट्र है और इसमें प्रगतिशीलता है और इसका इतिहास जो है वो गौरवशाली भी है। तो इसकी जो खासियत है, आज़ादी के आंदोलन में अलग अलग धाराओं के जो सवाल थे उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं, जैसे आपका जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, लिंग, भाषा, क्षेत्र, बोली कुछ भी हो, हमारा वोट का जो वैल्यू है वो एक होगा, बराबर होगा। ये अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ थी। और यही वो चीज़ थी कि इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। नहीं तो कौन हेलीकॉप्टर से जो है नीचे उतर करके किसी गरीब बस्ती में जाता वोट मांगने के लिए, अगर अमीर और गरीब का वोट बराबर नहीं होता तो। या महिलाओं को लेकर के जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी महिलाएं भी अपने आप में बन करके तैयार हो रही हैं। और जैसा भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कैंपेन शुरू किया है, अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। आप देखेंगे उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी, जैसे वॉशरूम अलग नहीं होता था। मैं जिस स्कूल में था उस स्कूल में हमारी महिला टीचर के लिए और महिला स्टूडेंट लड़कियों के लिए अलग से वॉशरूम भी नहीं था, और फिर वॉशरूम ही नहीं होते हैं और उनके छोटे छोटे सवाल होते हैं। बिहार में जो है पहली बार इस बात को समझते हुए जो माहवारी का वक्त होता है उस वक्त उनको स्पेशल छुट्टी देने का प्रावधान किया गया। तो हर कम्युनिटी का, जेंडर का जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस किया गया। तो इसको जो बनाने वाली पार्टी है ना, जो मैंने आपको कहा, वो इसके दर्द को समझती है। और आज जब उसके ऊपर एक साइमल्टेनियस अटैक है, जो हमारा कार्यक्रम है, जो रैली है 2 बजे से, उसका थीम यही है कि हम देख रहे हैं कि सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक अटैक है, एक ऑनस्लॉट है। उस ऑनस्लॉट के खिलाफ मजबूती से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। और ये बात जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अटैक कांग्रेस पार्टी के ऊपर होता है। मतलब हर तरफ से, विद इन ऑपोजिशन भी अगर अटैक होता है तो कांग्रेस के ऊपर ही होता है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी कांग्रेस के ऊपर है। तो अगर हम चाहते हैं कि देश बेहतर करे, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर देश मिले, ये अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो मुझे कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए था, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी अभी इंडियन पॉलिटिक्स में उतनी रेलेवेंट नहीं रही, ऐसा आपका मानना है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ओलंपिक में भारत की टीम जाती है, भारत दल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। खेल तो सब होता है ना, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, कोई हॉकी खेलता है। तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरा जो बातचीत करने का तौर तरीका है, मासेस से जो इंटरेक्ट करने का तरीका है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, वो कांग्रेस में मैं ज़्यादा फिट हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग जो लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सब एक ही धारा में लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं,
अब इसका क्या मतलब है कि हम कहें कि नहीं नहीं रिपोर्टर का कोई रोल नहीं होता है, सारा काम तो कैमरा वाला करता है। जिस विचारधारा में पले बड़े एजुकेशनल लेवल वो छोड़ते और कुछ तो आपको तकलीफ हुई होगी। नहीं नहीं, आपकी शादी होती है तो आप माँ बाप छोड़ देते हैं क्या? विचारधारा बदलना, शादी बदलना नहीं, विचारधारा का आपको कौन बोला कि बदल दी है? आप पहले लेफ्टिस्ट थे, अभी कांग्रेसी बन गए। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? इसमें कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है? इसीलिए मैं आपको जो है देश के इतिहास के रेफरेंस से बात रखा हूँ। तो आप ये कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है नेहरू जी के कैबिनेट में थे तो वो राइट विंग की गवर्नमेंट थी। उसी कैबिनेट में तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे ना। देश प्रथम, विचारधारा भी देश के लिए। देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर अटैक है तो आप बेहतर तरीके से उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन कहा विचारधारा छोड़ दी? विचारधारा, और आप लेफ्ट बोल रहे हैं। लेफ्ट जब हम बोलते हैं तो उसका एक ब्रॉडर सेंस है। ये ना हम लोग जनरल टर्म कई बार यूज कर लेते हैं। मैंने पीएचडी की है सर, 2018 मैंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है। तो आप कम से कम फेस वैल्यू पे तो हमारी बात को समझिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी विचारधाराओं के बीच के जो कम्युनिकेशन होते हैं उससे कुछ म्यूचुअल चीज निकाल करके देश का निर्माण करके उससे आगे बढ़ा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का रोल है, ये हमको समझना यूनाइटेड। ममता बनर्जी जब महाराष्ट्र में आई थी तब उन्होंने ये सवाल किया कि कहाँ है यूपीए। कांग्रेस को लेकर बार बार ये सवाल उठाया जाता है, कांग्रेस कहीं किसी पार्टी के साथ है नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, आपस में अभी यहाँ सत्ता में है फिर भी झगड़े हो रहे हैं। तो इस वजह से लगता है कि कांग्रेस ये 2024 मोदी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई होगी या मोदी बीजेपी वर्सेस ऑल ऑपोजिशन? यूनाइटेड अपोजिशन पे आपका क्या विचार है? या ऑल ऑपोजिशन में सिर्फ यूनाइटेड अपोजिशन पे आपका क्या विचार? मैं बोलूं? एक तो जो है मुझे ना बार बार ये पूछा जाता है मोदी जी का विकल्प क्या होगा। कोरोना का विकल्प ढूंढे हैं कि टीका ढूंढे? नहीं, आपको जो मन है सो बोलिए। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी भी समस्या का इलाज होता है, विकल्प नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि ये समस्या है देश के लिए। ये समस्या मैं देश के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, ये रिजीम पहली बार दुनिया में लोकतंत्र के रास्ते से वोट लेकर के एक तानाशाह गद्दी पर बैठा है। मैं अभी एग्जांपल दूं, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। आप याद कीजिए जब पुलवामा का अटैक हुआ था, मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे। कल की बात मैं कर रहा हूं। लोग परेशान थे, कुछ वीडियो नहीं पता चल रहा था, कुछ विजुअल नहीं है, सही है गलत है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। आप इतने जहीन पत्रकार हैं, ऑफिस बेयर हैं, आप सोच के बताइए ऐसा पहले कब हुआ था? एक व्यक्ति कहेगा दायां तो देश को कहना पड़ेगा दायां, व्यक्ति कहेगा बायां तो देश को कहना पड़ेगा बायां। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी जी मोदी जी के कार के पीछे दौड़ रहे थे, जैसे जो है ना टेम्पल रन चल रहा हो। देखे कि नहीं वो वीडियो, विजुअल देखे थे? और 15-15 साल 20-20 साल के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, सिक्योरिटी ऐसे धक्का देकर के उनको हटा देता है। देख रहे हैं आप सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि वन मैन शो चल रहा है देश में। ये कैसे हो गया? केंद्र सरकार से मोदी सरकार, केंद्र सरकार है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बात है ना, केंद्र सरकार है ना, और उसके तर्ज पे पूरे देश में हो रहा है। दीदी सरकार, नीतीश सरकार, महाराष्ट्र में भी हुआ होगा उद्धव सरकार। तो ये पैटर्न खतरनाक है। हम खुश थे कि हमारा बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल डेमोक्रेटाइज हो रहा था। घर में रोज खाना जो है ना आपके मन से नहीं बनेगा, एक दिन श्रीमती जी के कहने से भी बनेगा। हर प्रोसेस डेमोक्रेटाइज हो रहा था। गंगा उल्टी बहने लगी, कहां से शुरू किए थे कहां पहुंचना शुरू कर दिए। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं समस्या कहता हूं, और समस्या का समाधान होता है, बीमारी का विकल्प नहीं होता है, बीमारी का इलाज होता है। ये सवाल हमसे जब कोई भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने नेता की काबिलियत पे शक कर रहा हूं, लेकिन लड़ाई जो होगी उसका जो मुकम्मल अंजाम होगा मैं उसको देख पा रहा हूं, मेरी अपनी जितनी भी समझ है।
कि लड़ाई अंततः जो है ना गवर्नमेंट वर्सेस पीपल होने जा रहा है। और आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन अभी हुआ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? किसान था ना, एक पेशा था ना, पूरा का पूरा एक तबका था ना। और क्या नहीं कहा गया? बोलिए, आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया होगा कि कुछ किसान हैं, तो कुछ किसान से जो है इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट डर गई। कुछ किसान से, कुछ किसान को नहीं समझा पाए। वो कुछ किसान खालिस्तानी भी कहे गए, तो क्या खालिस्तानियों से घबरा गया 56 इंच? आप वो सारे सवाल और वो सारा नैरेटिव, उसके सब कॉन्टेक्स्ट को जो है जब आप डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत चिंताजनक सिचुएशन में आप पहुंचेंगे कि चुनाव के माध्यम से तानाशाह, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। विकल्प 135 करोड़ जनता है, कौन उसको इकट्ठा करेगी बिना किसी दुविधा के? मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोर स्थिति में भी। और मैं आपने दीदी का नाम लिया, मैं दीदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी अपोजिशन के लीडर का विरोध नहीं कर रहा हूं। देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। चाइना है क्या? भारत है ना, ये वहाँ एक पार्टी है, हमारे यहाँ है सैकड़ों पार्टी। यही हमारी खासियत है, हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। और हर पार्टी को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर पार्टी चाहती है कि वो जीते, उसका मुख्यमंत्री बने, उसका प्रधानमंत्री बने, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। इस आधार पे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रेगमेटिकली आप चीजों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई भी पार्टी ज्यादा से ज्यादा एक राज्य में सरकार चला रही है। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस एकदम कमजोर है, तभी वो एक से ज्यादा राज्यों में सरकार चला रही है। जब आप कह रहे हैं कि एकदम कमजोर है, किसी एक स्टेट को, मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई एक पार्टी 45 का 45 एमपी जीत जाए 100%, ऐसा आपको होते हुए दिखता है क्या कि 45 का 45 को एक पार्टी जीत जाएगी? या बंगाल में 42 का 42 मान लीजिए कोई एक पार्टी जीत जाए, बिहार में 40 का 40 को एक पार्टी जीत जाए, तब भी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके पास लगभग 20% वोट है, वो 50 से ज्यादा एमपी जीतेगी। तो लड़ाई कमजोर ना किया जाए, ठीक है, डिस्कोर्स में अननेसेसरी कंफ्यूजन ना पैदा किया जाए, अपनी अपनी हिस्से की लड़ाई लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लड़ें, हर पार्टी है, वो चुनाव लड़े, वो ख्वाब भी देखे प्रधानमंत्री बनने का, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे लोकतंत्र की ये खासियत है, और देना चाहिए नेहरू जी को धन्यवाद, दूसरे देश के जब लोगों से आप बात करेंगे जहां सेना ने विद्रोह कर दिया, जहां आर्मी कू हुआ, हमारे देश की डेमोक्रेसी लड़खड़ा करके ही सही आज अपने पांव पे खड़ी हुई है। सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था ना इस बात को कि भाई हमारे लोकतंत्र की ये ताकत है। मोदी जी के ही फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि वो चाय बेचें, हालांकि कोई ट्रेस नहीं मिलता है, बेचते तो उनको हम रेलवे देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके फेस वैल्यू को ही अगर ले लें कि अगर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब वो पोस्ट जो है वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। और आज जिनका बर्थडे हालांकि सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, उनके पास था ऑफर प्रधानमंत्री बन जाने का। इसको त्याग नहीं कहते हैं क्या? यहाँ लोग जो है भाई भाई से जो है सत्ता बांटने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आंख के सामने हो रहा है, भाई भाई से सत्ता बांटने को तैयार नहीं है। सत्ता के लिए इस देश में महाभारत हो गया कौरवों और पांडवों के बीच में, वहां प्रधानमंत्री का पोस्ट छोड़ देना ये है सेक्रीफाइस। तो ये इस देश का पॉलिटिकल कल्चर है, ये इसकी खासियत है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी अपना प्रयास करेगी, ऑब्वियसली हाईएस्ट पोस्ट चाहेगी, प्रधानमंत्री का पोस्ट चाहेगी, वो चाहे, लेकिन जनता के हक और अधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, और जो बुनियादी सवाल हैं रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, भाजपा के सामने मुकम्मल तरीके से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है 135 करोड़ जनता के बिहाफ पे, तो वो कांग्रेस पार्टी। आपने जैसे बताया सर कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, भाजपा को टक्कर देना चाहते तो कांग्रेस ऑप्शन है अपने पास, लेकिन फिर भी आज अगर कांग्रेस की हालत देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस ना के बराबर है। तो आप एक यूथ लीडर बोल के सामने आते हैं, तो आपके विचार से क्या होना चाहिए कि पार्टी फिर एक बार पूरी तरह से एकत्रित होकर पूरा लड़ेगी या चुनाव को फेस करें? कल मैं एक पत्रकार साहब से बात कर रहा था, तो बोले क्या कि जब आप कांग्रेस के बारे में बात करते हैं ना, तो मुझे रोमांटिसिज्म की बू आती है। तो हमने कहा कि जब हम लेफ्ट पार्टी में थे तब भी आप हमको कहते थे कि आपसे जो है रेवोल्यूशन के रोमांटिसिज्म की बू आती है। रोमांटिक होना कोई खराब बात थोड़ी है,
लेकिन मैं रोमांटिसिज्म के आधार पे ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैग्मेटिक आंसर किया हूँ। मैंने सीट वाइज बताया है कि महाराष्ट्र में पार्टी ए पूरा का पूरा 45 सीट जिता दीजिए। महाराष्ट्र के बाहर वो है क्या? बंगाल में किसी पार्टी को पूरा का पूरा 42 सीट दे दीजिए। बंगाल के बाहर वो है क्या? और कोई भी पार्टी भाजपा के खिलाफ जो अपने आप को कह रही है कि वो सबसे मजबूत विपक्ष है, एक स्टेट से बाहर वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो बाहर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वो बाहर जाएं, लड़ें, जीतें, वो सबसे बड़ी विपक्ष बन जाएं, शुभकामनाएं हैं हमारी। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है, ये एक प्रोपेगेंडा है। और मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूं उसे। 90 के बाद का सिचुएशन आप देख लीजिए, जब सीताराम केसरी प्रेसिडेंट बने, ऐसा कैंपेन था कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, अब तो कांग्रेस उठने ही वाली नहीं है। 10 साल सरकार चलाई है, यूपीए 1 यूपीए 2, और सक्सेसफुल तरीके से चलाई है। और उस सरकार के खिलाफ जितना कुछ किया गया था, आज वो सारा सच हमारे सामने है। अन्ना जी बड़े आदरणीय हैं, पता नहीं कहाँ हैं। ठीक है, उसके बाद 2G पे विनोद राय जो हैं वो माफी मांग ली है। एस्टिमेट है कि इतना मतलब घोटाला हो सकता है, हुआ होगा, इस आधार पे जो है सरकार चली गई। और अभी खुल्लम खुल्ला घोटाले हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो बैंकों को बेचा जा रहा है, अभी 2 दिन का बैंक का हड़ताल होने वाला है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि एनपीए हो गया है, इसीलिए बैंकों का निजीकरण करना पड़ेगा। सरकार असली बात छुपा रही है। सिर्फ एनपीए प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या है। एनपीए क्या होता है? एनपीए ये होता है कि ये बैंक है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने जो है बैंक को एक प्रपोजल दिया कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं माइक खरीदूंगा। बैंक ने मुझे 100 रुपया दे दिया, ठीक है, और मैं माइक खरीदा। माइक को मैं भाड़े पे लगा करके जो इनकम कमाना चाहता तो वो इनकम नहीं हुआ और बिजनेस डूब गया। ये एनपीए है। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि मैंने जो है बैंक को प्रपोजल दिया कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं पानी का बोतल खरीदूंगा। बैंक ने मुझे जब 100 रुपया दे दिया तो मैं पानी का बोतल ना खरीद करके शराब खरीद लिया। ये फ्रॉड होता है। और इस फ्रॉड में सरकार के जो दोस्त हैं, बैंक का पब्लिक मनी हजारों करोड़ लेकर के भाग गए हैं। वो पैसा किसका है? इस देश के आम लोगों का है। और कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर किसी को बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए, जनधन खाता खुलवाया गया है। दूसरी तरफ है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और बैंकिंग सिस्टम में हम अपनी गाढ़ी कमाई जब लेकर के डाल देते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? कि सरकार उसकी गारंटी है, आरबीआई उसकी गारंटी है कि अगर बैंक भाग जाएगा तो आरबीआई पैसा देगा। अब कौन है गारंटर? और क्या इस देश में बैंक भागे नहीं है? हेलियस ग्रुप भाग गया, पियरलेस भाग गया, जेबीजी भाग गया, सहारा का पता नहीं है, बैंक भागे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी पब्लिक मनी की लूट है और उस पर जो कैग का रिपोर्ट आ रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कोई अब कैग के रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा है। कैग बार बार जो सरकार को कहती है कि ये मत कीजिए, सरकार वही करती है, उसका कोई चर्चा नहीं होता है। मेरा पूरा आर्गुमेंट यही है कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश को चलाई है ना, इस देश के नुआंस को समझती है। कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरली कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है कह करके माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, इंतजार कीजिए। आपके पास एक ये भी विकल्प है। दूसरा यह है कि इंतजार मत कीजिए। सिर्फ कांग्रेस का देश नहीं है ना, हमारा भी देश है ना। अगर हम देश बचाना चाहते हैं तो फिर हमको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। और मुझे यही लगा और यही जो मेरी अपनी समझदारी है और अपनी जो मेरी बुद्धि है, वो आपको हो सकता है कि उसमें बेवकूफ़ी नजर आए, मैं शामिल हो गया कि बॉर्डर पे खड़ा होकर के, किनारे में खड़ा होकर के किसी को डूबते हुए नहीं देखेंगे। फिर जो है उस इंसान को बचाने का सवाल है। और ये पार्टी को बचाने का सवाल नहीं है, ये लोग गलत समझते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बनाई है, जो इस देश को आजादी दिलाई है, वही इस देश की आजादी को बचा सकती है। ये मेरा फर्म बिलीव है। सर, आपने आजादी आंदोलन के बारे में बात छेड़ी थी अभी, तो इसी आजादी को लेकर अभी बहुत बड़े वाद विवाद हो रहे हैं। कंगना रनौत ने तो ये तो बोल दिया कि ये भीख में मिली हुई है, तो आपकी इस बारे में क्या राय? देखिए, अब मेरी राय तो आपको पता है, आप इसको क्या जवाब देना चाहते? मेरी राय तो पता है आपको कि आजादी भीख में नहीं मिलती है। आजादी हमेशा संघर्ष से मिलता है, कुर्बानियों से मिलता है, त्याग से मिलता है, समर्पण से मिलता है। लोग जो है अपनी जिंदगी न्यौछावर करके ये आज़ादी प्राप्त की है।
भीख से तो जो है अवार्ड मिल सकता है, आजादी तो नहीं मिल सकती। तो मेरा ये है कि मैं इन तरह की चीजों को एड्रेस नहीं करता हूँ। आपसे भी आग्रह है कि मत कीजिए। पता है ये इसीलिए है कि आप बात ही नहीं हो, बेसिक इश्यूज पे बात ही नहीं हो। जो आपके आसपास चीजें घट रही हैं जिससे आपका जीवन सीधे तौर पे प्रभावित हो रहा है, किसी के कुछ कह देने से क्या होता है, शब्द ही तो हैं। एक लहर मतलब उनके सपोर्ट में डाइवर्जन है ये, बार बार समझिए, डाइवर्जन है ये। और टेक्नोलॉजी के चलते ये स्मार्ट हो गए हैं। ब्रिटिशर्स डायरेक्ट डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। हमेशा हेडलाइन मैनेज करना है, एक ऐसा विवाद, एक ऐसी बात जिससे बेसिक इश्यूज गायब हो जाए। अभी 2 दिन के लिए बैंक बंद होगा, ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन है कंगना, सिनेमा बनाती हैं, देखिए ताली बजाइए, हो गया बात खत्म। ठीक है, उनका मन है, वो बोल रही है। देश का लोग ये नहीं मानता है कि ये भीख का चीज है। और अब तो मुझे लगता है कि और लोगों को इसका कीमत समझ में आ रहा है कि आजाद देश का नागरिक होने का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक राइट का क्या मतलब होता है, राइट टू वोट का क्या मतलब होता है। इतना आसान है क्या? आप लोग तो सब महान शहर पुणे के लोग हैं। जब सावित्रीबाई फुले जाती थी पढ़ाने के लिए तो गोबर फेंकता था, एक सारी एक्स्ट्रा लेकर के चलती थी। इतना आसान नहीं है, लोगों ने अपना जीवन दिया है इस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए। सर, आप युवा नेता हो तो सब नहीं है, मैं हूँ युवा। आप मेरा एज 34 साल है, मैं 50 साल वाला युवा सर, नहीं। आप महिलाओं के प्रश्न पर क्या एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि बलात्कार का जो प्रमाण है वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, और ये इशू बहुत गंभीर है, तो इस पे क्या एक्शन लेना चाहते हो? देखिए, 2 तरीका होता है। एक होता है कि बतौर नागरिक व्यक्ति आप अपने जीवन में इस तरह की चीज़ों से अलग रखते हैं, और किसी के साथ गलत होता है तो उसके साथ उसके न्याय के लिए आप खड़े होते हैं। दूसरा होता है कि नीति के तौर पे, समाज के तौर पे, समूह के तौर पे। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सवाल को हमारा समाज जो है बहुत प्रोमिनेंटली एक्सेप्ट करना शुरू किया है। अभी वो एक वॉइस है जो कमजोर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और एक तो बतौर नागरिक मैंने कहा कि महिलाओं को भी बराबरी का हक है, बराबरी से अपना वो जीवन जिए, पूरी सुरक्षा और स्वच्छंदता से अपने जीवन को जीने का उनका अधिकार है। और हम अधिकार देने वाले कोई नहीं होते हैं, उनका है वो, ये उनका हक है। दूसरा, बतौर पार्टी हम लोग इस इशू को बहुत सीरियसली समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा कैंपेन यही है कि 40% सीट जो है वो महिलाओं को देना है। ठीक है, पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है, कम से कम पार्टी में जो है इसकी शुरुआत की जाए। और कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को लेकर के बड़े गंभीर जो है प्रयास जो है वो किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल फैसले हैं, जैसे पहले महिलाएं फौज में नहीं जा सकती थी, इसका डिसीजन लिया गया। और आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां महिलाएं परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लीड नहीं कर रही हैं। तो इन चीज़ों को, इस इशूज को पॉलिटिक्स के अंदर भी एड्रेस करना, उसको पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाना, फिर उसके आधार पे पॉलिटिकल एक्शन लेना, ये हमारी जिम्मेवारी है, उसका प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं।